प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं बात करना चाहूँगा इतिहासवाद पर। वास्तव में इतिहासवाद क्या है? जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि वर्तमान का आविर्भाव अतीत के गर्भ से हुआ है। इस दृष्टिकोण से मानव हृदय में एक नवीन चेतना तथा उत्कंठा जागृत होती है और मनुष्य अपने प्रवृत्ति के अनुरूप वर्तमान के संदर्भ में स्वयं को समझने के लिए अतीत का अवलोकन करता है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी और इस क्रांति का इफेक्ट इतना ज्यादा हुआ था कि इसके बारे में मेटरनिख यह कहा करते थे, जुकाम फ्रांस को होता है लेकिन छींकता सारा यूरोप है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद इतिहास सिद्धांतों तथा अवधारणाओं ने यूरोपीय विचारधारा को सर्वाधिक प्रभावित किया, परिवर्तित भी किया और हम कह सकते हैं कि उसे नियंत्रित भी किया। अनेक तर्क के बाद वितर्क के बाद इतिहास संबंधी एक अवधारणा को निश्चित किया गया कि किसी भी वस्तु के वास्तविक स्वरूप को उसकी प्रक्रिया की गति के में अनुमानित किया जा सकता है। विकास प्रक्रिया की गति प्रकृति में नहीं अपितु समाज में पाई जाती है और इतिहास अध्ययन की वस्तुतः यही विषय वस्तु है। इतिहासवाद अतीत के सत्यान्वेषण की एक विधा है। इतिहास के माध्यम से हम सत्य का अन्वेषण करते हैं और उसके जानने की विधा इतिहासवाद कहलाती है। 18th सेंचुरी में प्रबुद्ध दार्शनिक इतिहासकारों में वॉल्टेयर का नाम, तुर्गो का नाम, कोंदोर्से का नाम मुख्य रूप से आता है, जिन्होंने अतीत की गवेषणा में, अतीत के अनुसंधान में इतिहासवाद का प्रयोग किया। विकास प्रक्रिया के प्रधान तत्व परिवर्तन तथा रचना सदैव क्रियाशील रहते हैं। इन तत्वों की अंतरक्रिया से नवीन उपलब्धियों की प्राप्ति होती है। इतिहासकारों के प्रयासों का यह सुखद परिणाम हुआ है कि हम लोग वर्तमान को समझने के लिए अतीत का अवलोकन करते हैं और यही इतिहासवाद बन गया। इतिहासकारों में कुछ निराशावादी इतिहासकार भी थे और हीगल का यह विश्वास था कि इतिहास की उपयोगिता नहीं है। उसके अनुसार इतिहास में शिक्षा का कोई भी तत्व शामिल नहीं है। जैसे एक इतिहास के मुख्य नायक नेपोलियन बोनापार्ट यह कहा करते थे कि इतिहास का अध्ययन अनुपयोगी है। उन्होंने उसको यूजफुल नहीं माना, जबकि हेनरी फोर्ड की दृष्टि में इतिहास एक अंधकारमय कोठरी है। तो इतिहासवाद को मानवीय प्रगति तथा विकास का मानदंड अगर हम स्वीकार करें तो दूसरी ओर इतिहास की घटनाएं मानव समाज के लिए कुछ मायने में अभिशाप भी सिद्ध हुई हैं। हम सबको याद है 1914 to 18 की घटना, यानी प्रथम विश्व युद्ध की घटना, जिसमें दुनिया के 36 या 37 देश इन्वॉल्व हुए थे और फिर उसका परिणाम आया, बहुत भयावह परिणाम था। 1919 में पेरिस का शांति सम्मेलन हुआ, लेकिन हुआ क्या? अगले 20 साल बाद 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण करके 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो 1920 से 1930 की अवधि रही, वह आर्थिक संकट का
समय रहा जिसका सामना तत्कालीन समय में दुनिया की जनता को करना पड़ा। साथ ही साथ पुनः जो 20 वर्ष बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसका भी दुष्प्रभाव मानव समाज पर बहुत ज्यादा पड़ा। हम 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 जो क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी की घटना थी, उसको भी नहीं भूल सकते। इन घटनाओं ने मानव समाज को अत्यधिक कष्ट पहुंचाया और हम इसे कैसे प्रगति का सूचक मान सकते हैं। इसीलिए चार्ल्स ओमन ने ऐसे इतिहास को विषाक्त इतिहास की संज्ञा दी। आज भी देखिए अरब यहूदी जो संघर्ष हो रहा है, इजराइल फिलिस्तीन का जो संघर्ष हो रहा है, दक्षिण अफ्रीका में जो श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच संघर्ष की स्थिति देखने को मिली, उसके मद्देनजर ये हम कह सकते हैं कि यह एक विकसित समाज का लक्षण नहीं है, जिस तरह से वहां घटनाएं घटी। दूसरी ओर इतिहास को जब हम ज्ञान रूप में देखते हैं, नॉलेज के रूप में देखते हैं, तो हमें यह ज्ञात होता है E.H. कार और कार्ल जो पॉपर के मत को अगर हम माने, तो वे कहते हैं कि अपनी नापसंद के प्रत्येक विचार को वे लोग इतिहासवाद कहते हैं। हीगल और मार्क्स की दृष्टि में विश्व के सभी तत्व सदैव संघर्षरत हैं और इसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप पुरातनता का अंत होता है और नवीनता का अभ्युदय होता है। यह क्रम सदैव क्रियाशील रहता है। टॉयनबी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि सामाजिक विकास तथा प्रगति के अणु तत्व निरंतर कार्यरत रहते हैं। एक समाज तथा संस्कृति के अंत होने पर उसका स्थान दूसरा समाज और संस्कृति ग्रहण कर लेता है। ऐसा इतिहास के अध्ययन में हम अनेक अवसरों पर देखते हैं और ऐसा पढ़ने को हमें मिलता है। इसलिए एक इतिहासकार का पुनीत कर्तव्य होता है कि वह अतीत के मानवीय कार्यों को हाईलाइट करे, उस पर प्रकाश डाले। हिगेल को इतिहासवाद का प्रवर्तक माना जाता है और इतिहासवाद से उनका अभिप्राय ज्ञान से है। सामाजिक विज्ञान का वह दृष्टिकोण जो विज्ञान की भांति ऐतिहासिक भविष्यवाणी कर सके तथा समाज के लिए अतीत से ज्ञान प्रस्तुत कर सके, इसे इतिहासवाद की संज्ञा दी जा सकती है। साथ ही साथ इतिहासवाद में हम एक बात और देखते हैं कि डिल्थे की दृष्टि में ज्ञान के दो मार्ग हैं। एक प्रकृति के ज्ञान के लिए विज्ञान तथा मानवीय ज्ञान के लिए इतिहास। मनुष्य अपने मस्तिष्क से प्रभावित विश्व की रचना करता है। इतिहास ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अतीत को समझने का प्रयास करता है, अतीत के को जानने का प्रयास करता है। अतीत में क्या घटना घटित हुई इसका वह अनुमान लगाता है, इसका वह आकलन करता है और ऐतिहासिक स्रोतों को, हिस्टोरिकल सोर्सेस को मस्तिष्क की अभिव्यक्ति हम कह सकते हैं। डिल्थे की ये मान्यता थी कि इतिहास आत्म प्रकाशकीय होता है, संपूर्ण इतिहास मन की अभिव्यक्ति होती है। जर्मनी में इतिहास ही समाजशास्त्र है। इतिहास में मनुष्य का अध्ययन ऐतिहासिक जीव के रूप में होता है। इतिहास समाज शास्त्र की तरह मनुष्य को सामाजिक अंतर संबंधों के साथ नहीं देखता, अपितु उसको समय के प्रवाह में रखकर निरंतर विकासशील प्रक्रिया में देखता है। मनुष्य ऐतिहासिक है और इतिहास मनुष्य का साधन है। मानवीय अतीत की गतिशीलता
की जो प्रवृत्ति है उसके परिणाम स्वरूप समाज की विकासशील प्रवृत्तियों का अध्ययन ही इतिहासवाद के रूप में कालांतर में प्रस्फुटित हुआ। इतिहास का अध्ययन वस्तुतः आत्मगवेषणा की प्रक्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिगत आत्मबोध की सहायता से मनुष्य अपने वर्तमान कालिक जीवन को नियंत्रित करता है। वर्तमान अतीत से सर्वथा भिन्न नहीं है, क्योंकि अतीत का भार सदैव हमारे साथ जुड़ा रहता है। युग का निर्माण अतीत की आधारशिला पर होता है। क्रोचे की दृष्टि में इतिहासवाद इस तथ्य का स्वीकरण है कि जीवन तथा यथार्थ इतिहास से अभिन्न है। ऐतिहासिक घटनाओं तथा विचार सभी इतिहास प्रवाह के अंग होते हैं। वर्तमान कालिक जीवन से संबंधित होने के कारण सभी इतिहास समसामयिक होता है। कॉलिंगवुड ने इतिहास को चिंतन विधा के रूप में परिभाषित किया है, क्योंकि सभी इतिहास विचारों का इतिहास है। क्रोचे तथा कॉलिंगवुड के अनुसार इतिहास मानव ज्ञान का स्रोत है। ये दोनों इतिहास अध्ययन में वैज्ञानिक विधाओं के प्रयोग की वांछनीयता के प्रति सर्वाधिक सचेत रहे हैं। इतिहासवाद को सापेक्षवाद का भी जनक कहा जा सकता है। मानवीय कार्य एकाकी नहीं अपितु सामूहिकता का परिणाम होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम वस्त्र उद्योग की चर्चा करें तो उसमें भी एक का नहीं बल्कि अनेक लोगों का योगदान है। किसान का काम है कपास का उत्पादन करना, इंजीनियर का काम है यंत्रों का निर्माण करना, उस पर नियंत्रण रखना, पूंजीपतियों का काम है धन लगाना, श्रमिकों का काम है श्रम करना और विक्रेताओं का काम है कि बिक्री के पश्चात वस्त्र को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना। इन्हीं पारस्परिक संबंधों को सापेक्षवाद की संज्ञा दी गई है। परिवर्तनशीलता विकास का लक्षण है। इस दृष्टि से मनुष्य एक विकासशील प्राणी है और इस समाज में, इस दुनिया में, इस धरती में जब एक बच्चे का जन्म लेता है तो वह बच्चा विरासत में अपने पूर्वजों द्वारा निर्मित समाज में अपने आप को पाता है और सामूहिकता की प्रवृत्ति अर्थपूर्ण होती है। ऐतिहासिक ज्ञान का लक्ष्य मानवीय सामूहिकता का ही अध्ययन है। इतिहास परिवर्तन से श्रृंखला में संबद्ध मानव अनुभवों का शास्त्र है। यह न केवल जीवन को सुव्यवस्थित विज्ञान है बल्कि इसे वर्तमान का विज्ञान भी हम कह सकते हैं। इतिहासवाद के अंतर्गत सापेक्षवाद एक दृष्टिकोण है। इतिहास की घटना तथा व्यक्ति के कार्यों का मूल्यांकन समय, स्थान, वातावरण, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति या राजनीतिक परिवेश में किया जाना चाहिए। मानवीय कार्यों तथा नैतिकता का मूल्यांकन भी सापेक्षवाद के अंतर्गत होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में अच्छे तथा बुरे में अंतर करना कठिन कार्य हो जाता है। इतिहास के अध्ययन से हमको इस बात की जानकारी मिलती है कि एक समय था जब दास प्रथा का प्रभाव था, निरंकुशता भी हम इतिहास में देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, क्रांति के बारे में सुनते हैं, उपनिवेशवादिता के बारे में सुनते हैं। तो ये सारी बातें समय तथा स्थान के परिवेश में यथोचित थी। इतिहासवाद का अभिप्राय यह नहीं है कि चार्ल्स प्रथम, नेपोलियन बोनापार्ट, हिटलर, मुसोलिनी तथा स्टालिन की बुराइयों का प्रस्तुतिकरण न हो, अपितु इस बात का भी तथ्यान्वेषण है कि उन्हें किन परिस्थितियों में उस तरह के कार्य को करना पड़ा था। द्वंद्ववाद का सिद्धांत के अनुसार सभी परिस्थितियों की सभी ये जो बातें हमने कही वे सभी परिस्थितियों की उपज होते हैं।
परिस्थितियों के साथ सभी सोचते हैं और कार्य करते हैं। परिस्थितियों के परिवेश में ऐतिहासिक व्याख्या को इतिहासवाद कहते हैं। परिवर्तनशील परिस्थितियों के अंतर्गत अकबर के बारे में, जो कि मुगल सम्राट थे, और औरंगजेब, जो कि कहा जाता है कि अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट थे, उनको भी कार्य करना पड़ा, क्योंकि युग परिवर्तनशील होता है। अकबर के समय का युग अलग था, औरंगजेब के समय तक उसमें बदलाव आ गया था, और इस परिवर्तित समाज में मनुष्य के दृष्टिकोण में परिवर्तन होना स्वाभाविक होता है। बटरफील्ड का भी यह अभिमत है कि अतीत का अध्ययन वर्तमान के संबंध में नहीं, बल्कि अतीत के संदर्भ में होना चाहिए। एजी लिटिल के विचार पर अगर हम दृष्टिपात करें तो वे कहते हैं कि इतिहासवाद का अभिप्राय अतीतकालिक संस्थाओं तथा विचारों का पुनर्रेखांकन नहीं, अपितु गतिशील प्रक्रिया में खोए हुए उस कोष की पुनर्प्राप्ति होनी चाहिए जो हमारी सभ्यता को समृद्धि प्रदान करने में सहायक हो सके। यूरोप में जब 15th सेंचुरी में रेनेसा हुआ तो उसको एक बहुत ही निर्णायक सदी माना जाता है, और सभी युग परिवर्तन सभी युगों में परिवर्तन होते हैं। इस प्रकार इतिहास क्रांति का नहीं, अपितु विकास की कहानी है। हमें पुरातन तत्वों को समझने के लिए नवीन ज्ञान की नहीं, अपितु नवीन दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। एक इतिहासकार जिस अतीत का अध्ययन करता है वह मृत अतीत नहीं, बल्कि इतिहासकार के मस्तिष्क में सजीव अतीत होता है। इतिहास एक व्याख्या है जिसके माध्यम से इतिहासकार अतीत को वर्तमान में परिणित कर देता है। बैरक्लाफ का अभिमत है कि अतीत की व्याख्या अतीत के मानदंडों के आधार पर करनी चाहिए। इसके लिए रचनात्मक दृष्टिकोण एक इतिहासकार में होने की अपेक्षा की जाती है। अतीत, भविष्य तथा वर्तमान एक परिकल्पनात्मक विभाजक रेखा है। इतिहासकार E.H. कार लिखते हैं कि इतिहास इतिहासकार तथा तथ्यों के बीच अंतरक्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया एवं वर्तमान का अतीत के बीच अनवरत परिसंवाद है। जर्मनी के इतिहासकार राके का अभिमत है कि इतिहास वास्तव में इतिहासकार का अतीत संबंधी निर्णय होता है, जिसका उद्देश्य वर्तमान को प्रशिक्षित करना तथा भावी पीढ़ी के कल्याण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना होता है। इस तरह आदर्शवादी, यथार्थवादी, प्रत्यक्षवादी, सापेक्षवादी, मार्क्सवादी की भांति इतिहासवाद भी अतीत की गवेषणा की एक विधा है, और इस इतिहासवाद के माध्यम से हम अपने अतीत को जान सकते हैं और अतीत के विचारों से अपने मन को गढ़ सकते हैं और निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू।